जी, तो आज देखिए, आज अपना है रिवीजन क्लास, जो हम लोग बिल्कुल जीरो से आज तक किए हैं, सीखने का, उर्दू सीखने का काम जो किए हैं शुरू से, तो जीरो से अभी तक जो भी करवाया गया है आज होगा वो पूरा सारा होगा एक ही क्लास में, ठीक है। तो जब आप लोग शुरू किए थे उर्दू पढ़ना लिखना, तो सबसे पहले जो 3 बातें हैं उर्दू के बारे में क्या बताया गया था, कुछ याद है? बताइए। वो तो चलिए बाद की बात है, शुरू करने से पहले जो कि उर्दू के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को जानकारी दिया गया था। पहले मैं बता देती हूँ। उर्दू दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है, पहली बात, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये था कि उर्दू के जो हर्फ होते हैं आपस में मिला के लिखा जाता है। और तीसरी बात क्या था कि इंग्लिश के बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा है, ठीक है। क्या था कि अगर इंग्लिश में जैसे कैपिटल से हम लोग कुछ भी लिखना शुरू करते हैं, तो उर्दू में क्या होता है, उसका उल्टा होता है, स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं और कैपिटल पे खत्म किया जाता है, ठीक। उसके बाद जो शुरू करने वाला सबसे पहले काम क्या हुआ था, लेटर कह सकते हैं या हरूफे तहज्जी, उर्दू में कहा जाता है हरूफे तहज्जी, या पंजाबी में आप बोलिए तो अक्षर, ठीक है। तो हरूफे तहज्जी में अलिफ से लेके ये तक करवाया गया था। तो आप सबको अलिफ से लेके या तक अभी तक याद है? सभी को याद है? क्लियर है? ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे क्या करवाया गया था? हाँ, छोटे अक्षर। उसके बाद जो दूसरा काम था हमारा, हरूफे तहज्जी का कैपिटल लेटर किए थे। जैसे इंग्लिश में कैपिटल और स्मॉल है, वैसे उर्दू में भी है कि पहले हम लोग हरूफे तहज्जी में बड़े वाला हर्फ किए थे, फिर छोटा वाला हर्फ किए थे, ठीक है। तो छोटा वाला हर्फ जब किए थे उसमें एक खास बात बताया गया था कि कुछ ऐसे हर्फ है जिसको अलग किया गया था। वो कौन कौन से हर्फ थे? 10 हर्फ है। कौन कौन से हर्फ है? अलिफ से शुरू कीजिए। वाव और हे, अलिफ दाल वाले शक्ल, रे वाले शक्ल, वाव और हे, ठीक है। ये 10 हर्फ थे। इसके 3 खास बात जो है वो बताया गया था, 3 खासियत बताया गया था। बताइए क्या था खासियत? पहला नंबर, आधे नहीं होते, किसी के साथ जाते हैं, हाँ, किसी के साथ जुड़ जाते हैं, अपने साथ नहीं जुड़ते हैं, पहला। हाँ, दूसरा कि कभी ये हर्फ आधे नहीं होते, और तीसरा ये था कि ये लोग आपस में भी नहीं जुड़ते हैं। तो यहां तक हो गया अपना काम फिनिश। उसके बाद आ जाता है, क्या आता है? मात्रा, जिसको उर्दू में कहते हैं, मात्रा को उर्दू में कहते हैं एराब। तो एराब वाला आ जाता है अपना काम। तो एराब में आप सबको क्या करवाया गया था? देखिए, अगर आ की मात्रा हो, जैसे कन्ना पंजाबी में कहते हैं, उसके लिए क्या है उर्दू में? अलिफ, ठीक। और अलफ नहीं है, क्या है? अलिफ। आज अपना रिवीजन क्लास है, सब कुछ क्लियर कर लेना है। बाकी जब हम लोग एंटर कर जाएंगे ना सिलेबस में, फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा कि हम पीछे मुड़ के देखें, तो आज ही क्लियर कर लीजिएगा। अलिफ कहते हैं, ठीक। तो कन्ना के जगह पे क्या लगाया जाता है? अलिफ, अलिफ, अलिफ। अगर आ की मात्रा हो तब हम क्या करेंगे? एरा के साथ कन्ना दोनों साथ में आ जाए तब क्या किया जाता है? मद लगाया जाता है। और मद सिर्फ और सिर्फ अलिफ के ऊपर लगाया जाता है, ठीक। और सिहारी के लिए क्या लगाया जाता है? छोटी ई के लिए, छोटी ई के लिए जेर, छोटा ऊ के लिए नहीं, आप बताइए। पेश, 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 पेश। उसके बाद बड़ी ई के लिए, बड़ी ई की मात्रा, बिहारी की मात्रा के लिए क्या करते हैं? छोटी ये को अगर हाफ कर दिया जाएगा तो उसके नीचे आपको पता है कि य को जब हाफ किया जाता है तो बे की शक्ल वाली बना के नीचे 2 नुक्ते लगाए जाते हैं, ये वाले जिसको खड़ी जेर कहते हैं, ठीक। उसके बाद छोटी ये, अगर ये लास्ट में आए तो क्या करेंगे? छोटी ये को पूरा पूरा लगा देंगे। ऐसा ही है ना कि कहीं दरमियान में आता है, कहीं बीच में आता है, तो ये वाला लगता है, क्योंकि उर्दू का रूल है कि शुरू से लेके आखिर से पहले पहले तक छोटा हर्फ ही होगा, उसके बाद अगर कहीं लास्ट होगा तो बड़े वाले हर्फ पे लास्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आता है जी बताइए। जी बताइए बताइए।
जो आप करते हैं, अब इनका ये का जो नीचे वाला पोर्शन लिया है, ये भी है कि ऊपर वाला आप ले सकते हैं या नहीं, इसका ये और जो है ना, इसका हाफ का यही है, चाहे बड़ी ये हो या छोटी ये हो। उसका तो वही वाला हिस्सा को काट देते हैं, उसी को तोड़ देते हैं, आधा कर देते हैं, जो पहले वाला हिस्सा है। जो य का है ना, बड़ी ये और छोटी ये, इसका अलग ही बनाया गया है कि आपको बे की शक्ल वाली लेनी है शक्ल, ठीक है। इसके लिए अलग से तैयार किया गया है कि इसी को हाफ नहीं किया गया, इसको नहीं काटा गया है, इसके लिए अलग से लिया गया। आपका सवाल भी बिल्कुल सही था कि जैसे बे है, तो बे में क्या है कि ये ऐसे है, तो यहाँ से हम आधा कट कर देते हैं, आधा बे बन जाता है। लेकिन इसका ऐसे नहीं है, य का है कि बे वाली शक्ल लेनी है। जैसे कि ये बे है, तो आप इसके नीचे 2 नुक्ते लगा देंगे तो ये य बन जाएगा। ऐसा है बड़ी ये के लिए भी और छोटी ये के लिए भी। बस जो एराब है उसमें क्या है कि किसी में जेर लग गया है और किसी में जबर लग गया, तो इससे पहचान हो गया, बाकी कुछ नहीं है। शक्ल बिल्कुल ऐसा ही रहता है, छोटी ये हो या बड़ी ये हो, ठीक। उसके बाद बड़ी ऊ की मात्रा के लिए क्या लगाया जाता है, जिसको पंजाबी में कहते हैं दुलैंकर। दुलैंकर, हाँ, दुलैंकर के लिए, इसके लिए या तो हिंदी में ये वाला जो है, इसके लिए क्या लगाया जाता है, ये इसके लिए लगाया जाता है वाव के ऊपर उल्टा पेश। ये वाला काम खत्म हो गया। वैसे वाओ व की आवाज के लिए भी है और एराब के लिए भी है, सिंगल वाला भी आएगा, अभी उसका भी वक्त आने वाला है। हाँ, वो मैं बता देती हूँ। अच्छा, इसके लिए जी जी, ये दुलैंकर के लिए है ना जी। दुलावा के लिए अलग है, अभी दुलैंकर की बात कर रहे हैं बड़ी ऊ की मात्रा के लिए, वाव के ऊपर उल्टा पेश। अब वाव के ऊपर उल्टा पेश क्यों डाला जाता है? हाँ, वाव और पेश की शक्ल बिल्कुल सेम है, उसको डिफरेंट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए उसके ऊपर उल्टा पेश डाल देते हैं, ठीक। जी जी जी, पूछिए, कोई बात नहीं। जो पंजाबी लैंग्वेज है उसके नीचे लगता है, लेकिन आपने बताया कि ये ऊपर लगता है। नहीं सर, आपने थल्ले जो आऊगा लेके लगाया भी हम ऊपर लगता ना। क्या ऊपर मतलब नहीं समझे? जो है ये जो है वो मैं समझ गई कि पंजाबी हो या हिंदी हो या कोई और जबान हो, उसमें कोई एराब नीचे लगाया जाता है, पर उर्दू में बनाया गया है ऐसा ही कि वाव के ऊपर लगाया जाएगा। कुछ मात्रा ऊपर लगाया जाता है उर्दू में, कुछ नीचे लगाया जाता है। तो ये उर्दू वालों का बनाया हुआ चीज है, तो जो भाषा विशेषज्ञ बना के गए उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही बनाया है, ठीक। उसके बाद जी छोटा ऊ, ये वाला ऊ, तो इसके लिए क्या करते हैं? पेश लगाते हैं। छोटा ऊ के लिए पेश और बड़ा ऊ के लिए वाव के ऊपर उल्टा पेश। छोटी ई के लिए जेर और बड़ी ई के लिए छोटी ये, अगर कहीं बीच में आ जाए तो ये वाला शक्ल, ठीक। यहां तक हो गया अपना काम क्लियर। उसके बाद कौन सा एराब आता है? उसके बाद आता है ए की मात्रा। ए लाम बोलते हैं पंजाबी में, तो इसके लिए क्या लगाया जाता है उर्दू में? नहीं नहीं, लाम के लिए या ए की मात्रा के लिए क्या लगाया जाता है? हाँ, बड़ी ये वाला। अगर हाँ, अगर ये वाला जो मात्रा है कहीं बीच में आ जाता है तो हम उसको, जैसे छोटी ये को हाफ कर दिए वैसे इसको भी हाफ कर देंगे, ऐसे कर देंगे, सिर्फ ऐसे ही रहेगा। हाँ, उसके बाद अगर ये वाला आ जाए ए, यानी कि पंजाबी में लावा, और दुलावा के लिए क्या करते हैं पंजाबी में? उर्दू में बस कुछ नहीं करना होता है, वही शक्ल के ऊपर जबर लगाना होता है, सेम शक्ल के ऊपर जबर लगाना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता, ठीक। उसके बाद आता है ओ की मात्रा, जिसको पंजाबी में कहते हैं, क्या कहते हैं? ओ, हाँ, घोड़ा की मात्रा, ये वाला। इसके लिए क्या है? यही वाव है। वाव से 3-4 चीजें तैयार किया गया है। एक तो सबसे पहला काम वाव का है, जो कि व की आवाज के लिए हर्फ है। उसके बाद दूसरा काम इसका है बड़ी ऊ की मात्रा बनाने के लिए। तीसरा काम इसका यहाँ पर आ गया ओ की मात्रा के लिए, और ओ की मात्रा होगा
तो हम क्या करेंगे बताइए? आप सबको बताया गया है। हाँ, बस वाव के ऊपर जबर लगा देना है और कुछ नहीं करना है, वाव के ऊपर जबर लगा देना है। ठीक, चलिए ये सारे एराब हो गए। बाकी जो एराब रह गया है वो तो चलिए बाद की बात है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का काम शुरू हो गया था। एराब इतना करने के बाद आप लोगों का एक चार्ट तैयार करवाया था जिसमें एराब करवाया गया था। उसके बाद आप सबको एक और चार्ट बनवा के मैं बना के यहाँ पे तैयार करके बताई थी आप सबको कि एक से आवाज के लिए उर्दू में कई हर्फ है, तो कौन सा लगाना, किस मैं टिक मार्क करवा दी कि ये लगाना है, इसके लिए ये लगाना। तो बताइए कि अ के लिए, अ आवाज के लिए कितने हर्फ है उर्दू में? अ की आवाज के लिए कितने हर्फ है? अलिफ और ऐन 2 है। उसके बाद आता है से, सीन और स्वाद। ये कौन से, किसकी आवाज के लिए है? सौ के लिए है। उसके बाद आता है जौ, तो जौ के लिए नॉर्मल जज्जा, नॉर्मल जौ के लिए बस एक हर्फ तैयार किया गया है जीम। लेकिन जौ पर बिंदी के लिए कंफ्यूजन, बहुत सारे हर्फ आ गया है, 5 हर्फ है। तो कौन कौन से हर्फ है 5 हर्फ? बोलिए। जाल, हाँ, जे 3 नुक्ते वाले जे, 1 नुक्ता वाला जे, 3 तो ये हो गए। हाँ, चौथा है जवाद और 5वां जोए। 5वां जोए है, जो कि ज पर आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज के लिए क्या लगाना है। ज के लिए एक ही हर्फ है, क्या है? जी। ज पर बिंदी के लिए कंफ्यूजन बहुत है। तो जहां कहीं भी अभी आप सब सीख रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं है, तो आप सबको बताया जाएगा कि यहाँ जवाद लगना है, यहाँ जोए लगना, जैसे कि बताया गया था जब हम लोग हर्फ जोड़ कर रहे थे। तो कुछ शब्द लिख रहे थे, उसमें आप सबको बताया गया था कि यहाँ ये लगना है। फिलहाल जो बेसिक है ना, बेसिक में आपको याद ही करना होगा। कोई शॉर्टकट, कोई रूल रेगुलेशन नहीं कि जो फॉलो करवाया जाए और आप सबको ये पता लग जाए। ये पता लगता है धीरे धीरे, जब हम उसकी अंदर तक, तह तक जाते हैं उर्दू की, तब पता लगता है। ठीक है, मैंने जो आपने बताया था कि आपने इसका रिसर्च भी है, जहाँ कैबिन है वो भी देखा और रिवीजन कर लेंगे पढ़ के। जी जी बिल्कुल। तो ज वाला क्या करवाया था कि एक ज आप सबको बताया गया था कि कहीं भी आपको ये लगाना है, जब बताया जाए और ज के बारे में तो आप सबको वो लगाना है। तो कौन सा ज बताया गया था? 1 नुक्ता वाला जे, रे की शक्ल वाली 1 नुक्ता वाला जे। 3 नुक्ते वाला का कोई काम नहीं होता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है उसका। ठीक है, और आगे आ जाइए। तो आगे क्या था? अब दूसरा हर्फ एक आवाज वाले कौन से थे? अब है कि पैर बिंदी वाले हर्फ थे, जैसे कि क्या कहते हैं कि, हाँ, अगर क पर बिंदी हो तो कौन सा हर्फ लगाया जाएगा? क्वाफ। अगर नॉर्मल क हो तो क्या लगाया जाएगा? काफ। अगर ग पर बिंदी हो तो क्या लगाया जाएगा? जैसे आपको लिखना है गालिब, गजल। आप गजल पढ़ने जा रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि गजल लिखना हो तो कौन सा ग लगेगा उर्दू में, कौन सा हर्फ लगेगा? गैन लगेगा। अगर नॉर्मल ग हो, जैसे लिखना है आपको गल, है ना, तो तब क्या करना होगा आपको? गाफ लगाना। जैसे आग लिखवाए थे तो आग में क्या होगा? नॉर्मल ग के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि नॉर्मल ग के लिए लगाया जाता है गाफ। अगर ग पर बिंदी हो तो गैन। ठीक, ये वाला काम भी खत्म हो गया। अब आप सबको एक चीज और करवाया गया था जो कि बहुत जरूरी था कि दाल वाले शक्ल के साथ अगर कोई दूसरा हर्फ उसके साथ जुड़ता है, उससे पहले हो, तो दाल की शक्ल कैसी हो जाती है? रे वाली शक्ल में बदल जाती है। जैसे कि आप सबको बताया गया था कि अगर बद लिखना हो, बद लिखना हो तो दाल आ गया, पहले बे आ गया, तो क्या होगा? बे के साथ दाल जोड़ेंगे तो इसकी शक्ल ये वाली हो जाएगी, रे वाली। रे जैसा ही हो गया ना दाल की शक्ल, जैसे हम लोग रे ऐसे लिख रहे थे वैसा ही हो गया। अब रे के, अब सवाल ये होता है कि दाल की शक्ल तो रे वाली में हो गई है, अगर रे के साथ जोड़ेंगे तो फिर रे के साथ भी जोड़ के बताया गया था। अब देखिए सीन के साथ क्या है? रे जोड़ना है, तो सीन के साथ जब रे को जोड़ेंगे तो रे की शक्ल जैसे सांप की पूंछ होती है ना, उस तरह से नीचे लटक जाती है, ऐसा था। ठीक है, ये चीज था। उसके बाद था कि जिम वाला। जिम वाले कितने शक्ल है? जिम, चे, हे और खे। तो ये 4 शक्ल में अगर उससे पहले कोई हर्फ ऐसा होगा जो कि उसके साथ जुड़ता होगा, तो जिम का वो कौन सा हिस्सा है जहां पर उसको जोड़ा जाता है? चाहे 3-4 हर्फ इकट्ठे जुड़े या एक हर्फ उसके साथ जुड़े, तो जिम के कौन से हिस्सा में जुड़ा जाता है? बताइए। जैसे कि हमें लिखना है बच, नहीं,
बच लिखना है या सच लिखना है तो कैसे कहाँ जोड़ेंगे? हाँ, जीम वाला जो शक्ल है ना, चार शक्ल, चार हर्फ है, जीम, चे, हे और खे। अगर उसमें आप किसी हर्फ को उसके साथ जोड़ेंगे, चाहे उसके पहले 3 हर्फ हो जो कि उसके साथ जुड़ता हो, या 2 हो या 1 हो, चाहे कितने भी हो, तो ये जो जीम का, जैसे ये बच लिखना है तो ये जो चे का हिस्सा है ना, इसके ऊपर में जुड़ेगा। अब ये जो च का हिस्सा है, इसके ऊपर में सीन जुड़ेगा। ये वाला हिस्सा खत्म हो जाता है और इसमें जोड़ा जाता है। जैसे कि आपको लिखना है सच, ठीक है, तो जी सीन के साथ चे को जोड़ना है, तो यहां आपको सीन जोड़ लिखना होगा और नीचे लिखना होगा चे। ऐसे जिम वाले कोई भी शक्ल के साथ ऐसे ही जोड़ा जाता है कि ऊपर वाले हिस्सा में जोड़ा जाता है। जैसे कि हम पूरा जिम ऐसे लिख रहे थे, तो ये हिस्सा उड़ा देना है और इसके ऊपर जोड़ना है, ठीक है। जिम के बारे में ऐसा कुछ खास बातें थी जो आप सबको बताया गया था, शुरू में करवाया गया था। उसके बाद अपना हर्फ जोड़ने का काम चला था। उसके बाद आ जाए काफ, गाफ और लाम और मीम। काफ गाफ को किसके साथ जोड़ते हैं तो उसकी शक्ल बदल जाती है। जब काफ गाफ को तो वैसे हाफ करते हैं तो आधा उसको उड़ा देते हैं, आधा लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके बारे में आप सबको बताया गया था एक खास बात कि किसके किसके साथ जुड़ेगा तो उसकी शक्ल बी वाली शक्ल जैसी हो जाती है। काफ गाफ की सेम है, किसके किसके साथ है? अलिफ और लाम के साथ। काफ और गाफ को जब कभी भी अलिफ और लाम के साथ जोड़ा जाता है तो उसकी शक्ल बदल जाती है। वैसे ये काफ है और ये गाफ है, ऐसा ही है, लेकिन इसको जब हम हाफ करते हैं तो ये रह जाता है, इतना रह जाता है। पर अगर अलिफ और लाम के साथ आपको इसको जोड़ना है तो इसकी शक्ल बदल जाती है। अलिफ के साथ जोड़ेंगे तो इसकी शक्ल जैसे बी लिखते हैं ना इंग्लिश में, वैसे लिख के इसमें डंडी लगा देनी है। अगर ग बनाना तो एक डंडी और लगा देनी है। अगर आपको लाम के साथ जोड़ना है तो इसको यहां से ऐसे जोड़ देना है, फिर यहाँ पे एक डंडी लगा देनी है। अगर 2 लगानी है गाफ के लिए तो ऊपर से एक और लगा देने हैं, ऐसा था। उसके बाद आया था लाम। लाम के लिए क्या करते हैं? अगर लाम को कौन सा हर्फ है जिसके साथ जोड़ के उसके शक्ल चेंज हो जाता है? लाम को, वैसे लाम तो आधा ऐसे है, ये पूरा है, हाफ इसका ऐसे है, पर किसको एक और हर्फ है जो कि इसके साथ इसके अंदर में जुड़ता है। कौन सा हर्फ? अलिफ है। जैसे कि ये आधा है ना तो इसके पेट में आ जाएगा ऐसे अलिफ, ठीक। उसके बाद आता है मीम। मीम के बारे में भी आपको खास बात बताया गया था कि इसको जब हम हाफ करते हैं तो ऐसा नहीं छोड़ते हैं, इसकी मुंह को उल्टा कर देते हैं। जब कभी भी मीम को हम हाफ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसकी मुंह को नीचे कर देंगे। कभी भी आप अगर उसको जोड़ के देखिए, किसी कोई लफ्ज हर्फ जोड़ कीजिए तो मीम आ जाए तो क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं उसकी मुंह को। क्यों कर देते हैं? दूसरे लफ्ज जो है, हाँ, अगर इसका मुंह अगर आप ऊपर ही रहने दें तो ये गलती से अगर मिस्टेक से आपको नुक्ता लग गया 1-2 तो क्या बन जाएगा? फे बन जाएगा, क्वाफ बन जाएगा। तो इसके लिए हम गलत ना हो इसके लिए इसको अलग कर देते हैं, ठीक। मुंह को ही बदल देते हैं, नीचे कर देते हैं। अब आ जाइए गोल वाला है। एक तो अपना है कौन सा है? दो है। एक है जीम वाला और दूसरा है गोल वाला। तो जो गोल वाला है इसके और भी शेप बताया गया था आप सबको, और शक्ल बताया गया था। हाँ जी, बिल्कुल सही। पहला जो शक्ल है, हाँ, वो तो है ये वाला, यही है। अगर कहीं दरमियान में ह की आवाज आए, पहले भी हर्फ जुड़ता हो और बाद वाला भी जुड़ता हो, तो एच वाला, एच को टेढ़ा करके लिख दीजिए, ऐसे जैसे एच लिखते हैं ना वैसे ही लिख दीजिए टेढ़ा करके। अगर लास्ट में ह की आवाज हो और नहीं जुड़ता हो, उसके आगे वाला हर्फ नहीं जुड़ता हो, तो कौन सा ह लगेगा? लास्ट में ह की आवाज हो और पहले वाला हर्फ उसके साथ नहीं जुड़ता हो, तब कौन सा है लगाएंगे? इसका यही काम है ना कि तोड़ के आता है। जैसे आप सबको लिखवाया गया था लफ्ज वह, राह लिखवाया गया था ना, तो उसमें क्या था
कि ये इसके पहले वाला हर्फ इसके साथ नहीं जुड़ रहा था, तो ये गोल वाला हे आ गया था। अगर पहले वाला हर्फ इस ह के साथ जुड़ के आएगा, लास्ट में ह की आवाज होगी, तो कौन सा हे लगेगा? मद वाला, जिसका नाम भी मैं आप सबको बता दी थी, लटकमी है। लटका के जिसको लिखा जाता है लटकमी है, यही था। लटकमी है में नहीं डलता है, ना ही इसमें, बस ये दोनों में डलता है। बे की शक्ल वाली में और बीच वाले में डलता है। किसकी शक्ल? इसकी ऐसी ही होगी, मद। जैसे मद है ना, वैसा ही है, पर इसको आप नाम रख दीजिए इसका अलग से लटकमी है, ताकि याद रहे। ठीक है, हे तक का ये काम था। उसके बाद क्या आ गया था बताइए? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखिए कि इसके बाद जो हे के बाद वाला अपना काम करवाया गया था, उसमें आप सबको मैं याद आज दिलवा रही हूँ कि हे के बाद करवाया गया था कि बे के कितने शक्ल हैं? बे वाले कितने शक्ल है? नहीं, बे पे ते टे से 5 हो गए, और उसके साथ ये भी आता है और नून भी आता है। जब हम हाफ कर देते तो और भी आ जाता है ना शक्ल, तो 7 हो जाता है। अब देखिए कि बे वाले शक्ल के बारे में आप सबको बताया गया था कि बे वाला ये शक्ल है, पूरा है। जब इसको हम हाफ कर देंगे तो ये वाला बन जाएगा, ठीक। लेकिन इसके और शेप तैयार करवाया गया था। कौन कौन से आपको याद है? कुछ नहीं, आप नहीं आए थे? एक ये वाला है, एक ये वाला है। जैसे कि बस लिखना हो, सीन के साथ जोड़ना हो, स्वाद के साथ जोड़ना हो, तोड़े के साथ जोड़ना हो, तो ये लगता है। अगर बे वाले के साथ ही आपको जोड़ना है, बबो पबो तबो, तो ये वाला लगता है। उसके बाद था एक जी ये टेढ़ी वाली और सीधी वाली। ये सारे बे के शेप है। करवाया तो गया था, एकदम तफसील से करवाया गया था, आप सबको डिटेल में बताया गया था। बे पे ते टे से नून सबका इस्तेमाल करवाया गया था। अब इसमें मैं आप सबको बता दूं कि अब बस आप सबसे सवाल है कि जो ये वाला शक्ल है कहाँ लगाया जाएगा? लास्ट में। कंफर्म? ये वाला शक्ल कहाँ लगाया जाएगा? बीच में आ जाए और शुरू में भी आ जाए तो ठीक है। शुरू में किसी किसी हर्फ के साथ थोड़ा सा लंबा लगाना पड़ता है हमें। जैसे हम लोग लिखे थे बोलो, वाव के साथ जोड़े थे ना, ओ की मात्रा के साथ, तो ये लगाए थे। जो ये वाला शक्ल है क्रॉस वाली, उसको कहाँ लगाया जाता है? नहीं, जीम वाले शक्ल के साथ। जैसे कि मीम के साथ भी, जैसे आपको लिखना था बम टम, तो क्या किए थे उसके साथ? मीम के साथ भी ऐसे करके, जैसे आपको टम लिखना है तो ये आ गई ये वाली शक्ल। अब आपको लिखना है बच, तो ये वाली शक्ल आ गया ना। जीम वाले कोई भी शक्ल के साथ, जीम चे हे खे सभी के साथ। जो ये लास्ट वाला शक्ल है, ये बहुत जरूरी है, ये हमेशा आप सब भूल जाते हैं। इसको किसके साथ लगाया जाता है? छोटी ए और बड़ी ए के साथ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, छोटी ए और बड़ी ए के साथ लगाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, दोनों के साथ। जैसे कि आपको लिखना है बे या बी, अगर बे लिखना है तो बड़ी ए के साथ आपको ऐसे लिखना होगा। अगर बी लिखना है तो छोटी ए के साथ आपको इस तरह से लिखना होगा, ठीक है, दोनों के साथ, ठीक। अब है जी किसकी बारी? अब क्या करवाया गया था? पे बे पे ते, तो चलिए अब नुक्ता आप बदल दीजिएगा, इसी में सारा आ गया। अगर आप उसी लकीर में 3 नुक्ते लगाएंगे तो पे बन जाएगा। बे में नीचे नुक्ता है एक, अगर एक ऊपर लगाएंगे तो नून बन जाएगा। तो उसका तो चलिए अपना क्लियर हो गया। हाँ, वो तो करवा दिया है। अच्छा, वो हमजा वाला वो करवा देंगे अलग से। अभी है जी एन वाली, एन की शक्ल। अब देखिए एन जो है ये है और गैन ये है। जब इसको हाफ करते हैं तो कैसी शक्ल बन जाती है? हमजा वाली। जैसे हमजा है वैसे ही है, पर हमजा के साथ आप लोग कह रहे थे कि मिक्स हो जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा? लेकिन अभी तक मिक्स नहीं हुआ है ना, नहीं होता है, क्योंकि हमजा का काम है सिर्फ एराब तैयार करना, जो कि 3 एराब। हाँ, ये तो हर्फ में आएगा। हाँ, ये तो हर्फ में आ गया और किसी के साथ ये जोड़ के आएगा, तो इसके उसके साथ मिक्स होने की कोई बात ही नहीं बनती है।
अब एन गैन का क्या मसला था कि अगर ये बीच में आ जाए तो इसके साथ जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा ही था ना। तो इसका क्या कर दिए थे, शक्ल को ही बदल दिए थे। तो बीच में आए तो ये वाला शक्ल था, पहले भी कुछ जुड़ा होगा, बाद में भी कुछ जुड़ा होगा, बीच में होगा। वैसे ही गैन का है, बस नुक्ते लगा देने हैं, पहले भी कुछ जुड़ा होगा, बाद में भी कुछ जुड़ा होगा, ठीक। उसके बाद अगर पहले जो हर्फ है वो सारे एन गैन के साथ जुड़ के आएगा तो लास्ट में कौन सी शक्ल होगी। अगर नहीं जुड़ के आएगा, अलग अलग आएगा तो पहले वाला आ जाएगा, लेकिन जुड़ेगा एन के पहले वाला हर्फ अगर उसके साथ जुड़ के आ गया तो कौन सा शक्ल आएगा, ये वाला। इसके पहले वाला हर्फ जुड़ा होगा, इसके भी पहले वाला हर्फ जुड़ा होगा, और लास्ट में आएगा। कुछ भी नहीं लिखा है, मैं तो बस बता रही हूँ। एन गैन की शक्ल है। मुझे पता था कि आप सब भूल गए होंगे कि मैं इतने सारे क्या क्या करवाई हूँ आज तक, मुझे पता था कि आप लोग भूल गए होंगे, इसीलिए तो मैं रिवीजन करवाई हूँ। इसीलिए मैं आज रिवीजन करवा रही हूँ कि ताकि आप सबका याददाश्त जो है वो ताजा हो जाए, जो भी चीजें करवाया गया था, जो भूल गए थे वो फिर से आ जाए अपने इसमें। जो एन है ना, ये जो पूरा वाला एन है ये आएगा कहाँ, लास्ट में, और इसके पहले वाला हर्फ इसके साथ जुड़ा होगा तभी इसका शक्ल बदलेगा, अगर नहीं जुड़ेगा तो पुराना वाला पूरा वाला शक्ल आएगा। गैन का भी ऐसे ही है, बस एक नुक्ता लगाना है, पहले वाला हर्फ इसके साथ जुड़ के आएगा लास्ट में, तब क्या होगा, इसका शक्ल चेंज हो जाएगा। तो एन गैन वाला काम हो गया खत्म। अब बताइए अब किसकी बारी है। उसके बाद आप सबको करवाया गया था, चलिए वो हमजा वगैरह बाद में पहले मैं करवा देती हूँ, दो चश्मी है। अब दो चश्मी है का क्या काम था, वो करवा देंगे, वो हमजा वाला काम वो करवा देंगे। जो दो चश्मी है वैसे वो हा है, वो भी हा है, पर उसका क्या इस्तेमाल था दो चश्मी है का, किस लिए दो चश्मी है बनाया गया है, हाँ, नए हर्फ तैयार करने के लिए। और नए हर्फ जो तैयार किए थे, हरूफे तहज्जी जब आप सबको शुरू में पढ़ाया गया था अलिफ से लेके य तक, तो उसमें नहीं आया था, उसमें कुछ ऐसे हर्फ थे जो नहीं था। अगर आपको भालू लिखना हो, भाई लिखना हो, या छतरी लिखना हो, या झंडा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो वही हर्फ तैयार करने के लिए दो चश्मी है को इस्तेमाल किया गया था। अब दो चश्मी है से कितने हर्फ तैयार करवाए गए थे, कौन कौन से हर्फ थे, 12 हर्फ थे। तो कौन कौन से हर्फ, 11 थे, तो कौन कौन से हर्फ है, मैं बता देती हूँ, भे थे झे छे धे ढे रे खे घे, और लास्ट हाँ एक फौ भी था। फौ के पैर में अगर बिंदी हो तो वो फे आएगा, कौन सा फे, जो हम हरूफे तहज्जी में किए थे, अली बे में किए थे, रे वाला, ये वाला आएगा, ठीक है। अगर फा नॉर्मल हो, जैसे फल फूल लिखना था, फट लिखना था, तो कैसे लिखे थे, दो चश्मी है वाला, पे के साथ जो जुड़ के बनता है, पे के साथ फे बन गया, ठीक। अब आ जाइए जी, क्या रह गया था, नून गुन्ना। अब आ जाइए एक एक करके करवा देते हैं। नून गुन्ना, अब नून गुन्ना कैसा दिखता है, मैं तो यहाँ पर नाम लिख दी हूँ। जो नून गुन्ना है वो उसकी शक्ल कैसी होती है, नून जैसी, बस उसमें नुक्ता नहीं लगाया जाता है, जैसे कि ये वाला ऐसा ही है। अब नून गुन्ना का क्या काम है, ये जब कभी अगर कहीं बीच में बिंदी आए, जैसे कि आप सबको बताया, लिखवाया भी गया था शब्द, बहुत सारे शब्द करवाई थी, सांप, दांत, रंग, जंग, तंग, पंग, तो उसमें क्या था कि बीच में बिंदी था, तो नून। अगर लास्ट, बस नून गुन्ना का यही काम है। नून तो अपना चलिए कि बिंदी बीच में है तो नून ही लगा दिए, पुराना वाला, लेकिन नून गुन्ना का एक ही काम है, क्या काम है कि लास्ट में आए तो बिल्कुल लास्ट, उसके बाद कुछ भी ना हो तो क्या लग जाएगा, नून गुन्ना लग जाएगा। उसके बाद आ जाइए हमजा। हमजा का क्या काम है, हमजा का क्या काम है, हमजा वैसे हर्फ में आप सबको पढ़ाया गया था, पढ़ाया जाता है, लेकिन हमजा का सिर्फ और सिर्फ काम है 3 एराब तैयार करना,
वो कौन से एराब है जिसको तैयार किया जाता है? ये देखिए, अगर बड़ी ई अगर अक्षर वाले फॉर्म में आ गया मात्रा तो क्या करते हैं? हाँ, ये वाला अगर ए आ जाए या ओ आ जाए, ये तीन चीजें, तो देखिए बड़ी ई की मात्रा के लिए जब ये वाला आया था मात्रा तो हम क्या किए थे? छोटी ए को लगाए थे। लेकिन अक्षर वाले फॉर्म में वही मात्रा आ जाए और लास्ट में जैसे कि कुछ शब्द है आई, लाई, पाई, गई, जाई, तो क्या करते हैं इसके लिए? इसी छोटी ये के ऊपर हमजा लगा देते हैं। अगर ए आ जाए, ये भी अक्षर वाले फॉर्म में आ गया, ए की मात्रा के लिए क्या है? ए की जो मात्रा है उसके लिए क्या है? बड़ी ये है। लेकिन वही अक्षर वाले फॉर्म में आ जाए तो क्या करते हैं? उसी य के ऊपर हमजा लगा देते हैं, वो भी लास्ट में। जैसे कि कुछ शब्द है हिंदी में आए, गए, लाए, पाए, जाए, तो लास्ट में आ जाता है ए, तो इसके लिए क्या करते हैं? अक्षर वाले फॉर्म में आ जाता है तो उसी ए की मात्रा के ऊपर हमजा लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद है ओ। ओ की मात्रा के लिए क्या है? ओ की मात्रा के लिए वाव है। वाव है। ओ की मात्रा के लिए जो ये वाला मात्रा है अ को हटा के, तो इसके लिए वाव है। लेकिन वही ओ लास्ट में आ जाए खुद अक्षर वाले फॉर्म में तो क्या करते हैं कि वो उसी वाव के ऊपर हम हमजा डाल देते हैं। ऐसा ही करते हैं जैसे कि लाओ, पाओ, जाओ, गाओ, तो उसके लिए आप समझ गए, ये खुद आ जाए लास्ट में तो ये वाला लगेगा, अगर ए खुद आ जाए तो ये वाला शक्ल लगेगा, ये चीज खुद आएगा लास्ट में तो वाव के ऊपर हमजा लगाया जाएगा। नहीं, और किसी नहीं, और किसी में नहीं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग का नून गुन्ना वाला, जैसे आपने बोला छोटे ये इसको ये तो होगा हिंदी के अक्षर, पंजाबी में क्या बोलते हैं इनको? ईडी के साथ अगर बिहारी हो तो क्या करेंगे? छोटी ए के ऊपर हमजा लगाएंगे। और ईडी के साथ ए हो, उसको क्या कहते हैं? लाम, लाम जो ए हो तो उसके लिए ये लगाएंगे। अब ओ के लिए पंजाबी में क्या लिखते हैं? हाँ, पूरे का ये मुंह जो है वो खुला रखते हैं, ऐसा ही रखते हैं ना, तो वाव के ऊपर हमजा। बस ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे उम्मीद है कि नून गुन्ना में कोई कंफ्यूजन नहीं है और हमजा में कंफ्यूजन नहीं है। जहां कहीं भी लास्ट में ये सारे आए अक्षर वाले फॉर्म में तो आपको ये सारा चिपका देना है। ठीक, हाँ। उसके बाद आता है तशदीद। अब तशदीद के बारे में आप सबको अच्छे से पता होगा कि डब्लू जैसा लिखा जाता है, जैसे इंग्लिश में आप डब्लू लिखते हैं ना वैसे ही लिखा जाता है। और इसका क्या काम है? तशदीद का क्या काम है? डबल आवाज हो, जैसे अद्दक की जगह पर पंजाबी में कहिए तो अद्दक के लिए हिंदी में दुत की आवाज डबल आवाज के लिए। जैसे आपको लिखना है सच्चा बच्चा, कच्चा पक्का, मच्छर मक्खी, तो तशदीद से लिखा जाएगा। अब उर्दू में क्या है कि जैसे पंजाबी में आप क्या करते हैं? सच्चा लिखते हैं और ऊपर अद्दक डाल देते तो सच्चा बन जाता है। उर्दू में भी ऐसा ही करना होता है। हिंदी में आप लिखिएगा तो आपको दो लिखना होगा, एक आधा और एक अक्षर पूरा, ऐसे ही लिखा जाता है। पर उर्दू में क्या है कि आपको सच्चा लिखना है और चे के ऊपर जहां कहीं भी जिस हर्फ में से डबल आवाज आए उसके ऊपर तशदीद लगा देना है। ठीक, तशदीद वाला काम खत्म हो गया। अब तशदीद के बाद क्या रह गया था? तनवीन और वाव मदुला। वाव मदुला के बारे में आप सबको बताया गया था कि ये फारसी जबान से लिया गया है। ठीक, फारसी जबान से लिया गया है। उर्दू जबान में कुछ ऐसे लफ्ज है जिसमें क्या कहते हैं कि वाव के नीचे एक लकीर खींच देने से क्या होता है? वाव की आवाज साइलेंट हो जाती है और साथ वाले अक्षर में उसकी आवाज गुप्त हो जाती, मिल जाती है। ठीक, ऐसा ही था वाव मदुल्ला के बारे में, जैसे कि आप सबको लिखवाया गया था ख्वाजा, ख्वाब, खुश। खुश देखिएगा हमेशा क्या होता है कि वाव के साथ लिखा होता है, पर वाव का उसमें कोई काम नहीं होता है, वाव मदुल्ला है वो। ठीक है, ख्वाह, खा, मुखा जो लिखे थे, हाँ मैं खुश लिख देती हूँ। देखिए खुश, खुश अगर हम अपना रूल हो तो क्या होगा? छोटा ऊ है तो हम क्या करेंगे? खे और ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना, पर ये गलत है। वाव मदुल्ला से ही खुश लिखा जाता है, या ख्वाब, ख्वाहिश,
ये सारे जो लफ्ज है ना वाव मदुल्ला से लिखा जाता है, और ये फारसी जबान का लफ्ज है, तो इसके लिए अपने जबान का नहीं है और अपने जबान से नहीं लिया गया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वाव मदुल्ला थोड़ा हमें टफ लगता है, पर क्या करना होता है कि ऐसे लफ्ज को हम याद ही रख लेंगे ताकि हमें टफ लगे ही ना। ज्यादा तो है नहीं, बहुत कम है, ज्यादा नहीं मिलेंगे, जैसे कि और मिलेगा आपको वैसे नहीं मिलेगा, बस कम है। अब खुश में क्या करना है आपको कि खे के साथ वाव लगाना होता है और आगे लगाना होता है शीन। अब ये वाव क्या है? साइलेंट है, वाव मदुल्ला है, तो वाव मदुल्ला अगर आ गया तो वाव की आवाज क्या होती है? साइलेंट हो जाती है, लुप्त हो जाती है, और साथ वाले अक्षर में वो मिल जाता है, जैसे कि हो गया खुश। तो ये गलत है, ये सही है। कहीं पर आप देखिएगा खुश लिखा होगा तो ऐसे ही लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए तनवीन। तनवीन को कई लोग दो जबर भी कहते हैं, तो कहीं पर आप सुन लेंगे अचानक तो आप सबको घबराना नहीं है कि मैं आपको नहीं बताई। दो जबर भी कहा जाता है, और ये अरबी जबान का है। अरबी जबान से तनवीन को लिया गया है उर्दू में। कुछ ऐसे उर्दू जबान में क्या है कि कुछ ऐसे लफ्ज है जो कि हमें पढ़ना पड़ता है और हमें जरूरत पड़ती है उस चीज की, जैसे मजबूरन, मसलन, आनन, फानन, फौरन, है ना। तो तनवीन कैसा दिखता है बताइएगा कुछ? तनवीन कैसा दिखता है? अभी कल परसों ही पढ़ाए थे। हाँ, ऐसे। अब तनवीन का क्या काम है? तनवीन में क्या है कि तनवीन जो है उर्दू के कुछ ऐसे, उर्दू जबान में कुछ ऐसे लफ्ज है जिसमें ना की आवाज तनवीन से ली गई है। कहां से ली गई है? तनवीन से ली गई है। पहली बात मैं ये बताई थी, अभी कल परसों अपनी क्लास हुई है इसकी, कल हुई थी शायद। तो तनवीन से ली गई है ना की आवाज, कुछ ऐसे लफ्ज है। अब ये तनवीन किस जबान का है? तो अरबी जबान का है, ठीक है। अब देखिए तनवीन अब इस्तेमाल कैसे करना है कि लास्ट में जब हम कोई भी लफ्ज लिखेंगे तो लास्ट में ये अलिफ के ऊपर लग के ना की आवाज देगा, ठीक है। अलिफ के ऊपर लगेगी फिर ना की आवाज देगी तनवीन। तो यही तक था अपना काम, तनवीन तक रिवीजन हो गया आज। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी, मैं इसलिए आज करवाई हूँ, इतना टाइम लगाई हूँ, एक एक चीज को आप सबको याद दिलाई हूँ कि ताकि कल से अपनी होने वाली है सिलेबस शुरू, तो आप सबको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए रिवीजन करवाया गया है। क्योंकि जब वो तो जो अपना काम है वो चलता ही रहेगा, जो सीखने आए हैं तो सीखने वाला काम तो होता रहेगा, पर क्या था कि जो अपना सफर था ना सीखने का, हर्फ जोड़, अक्षर जोड़ जो करना था, लफ्ज बनाना था, शब्द बनाना था, जुमला बनाना था, तो इसके लिए जो हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस, इतनी मेहनत की है, वो चीजें थी आज बस एक ही क्लास में खत्म। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हर्फ को और एराब को, और जो रूल करवाया गया है, जो कोशिश कीजिएगा कि जो आज करवाया गया रिवीजन क्लास, इसको बार बार आप लोग पढ़ा कीजिए, तभी आपको क्या होगा कि आगे चलने में परेशानी नहीं होगी। अब देखिए जो रिवीजन करवाने वाली बात है ना, वो तो करवाने के लिए मैं करवा दूंगी, पर क्या है कि हम लोग पीछे नहीं मुड़ सकते। अगर एक बार कोई भी जबान आप सीखने जाएंगे तो जब आगे चल जाएंगे तो पीछे नहीं आने का तो कोई बात ही नहीं बनता है, क्योंकि हमें सिलेबस भी कवर करना होता है, आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो आज करवाया गया, जो आज की क्लास होगी वो यादगार क्लास होगी, आप सब याद रखिएगा। बस यही तक का था अपना सफर उर्दू सीखने वाला। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे, कुछ ना कुछ लिख ही लेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत जोड़ लेंगे, थोड़ा बहुत जोड़ के पढ़ लेंगे, ठीक है। इतना ही काम है। बाकी आज से आप लोग अपना काम स्टार्ट कीजिएगा, किताबें पढ़नी है आपको, कहानी पढ़नी है, किताब में एप्लीकेशन वगैरह जो भी है वो सारा कुछ करना है। आज